सिंगुलैरिटीज जो रियल नहीं होती। रियल ना होने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो इस यूनिवर्स से ना होकर किसी दूसरे यूनिवर्स की हों। खैर वैज्ञानिक अभी सिंगुलैरिटीज के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं, लेकिन सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं और ये कैसे हमारे सामने आई, इसकी बात हमने पार्ट 1 में की है। गाइज इस वीडियो को देखने के बाद या पहले प्लीज पार्ट 1 जरूर देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सिंगुलैरिटीज आखिर कहाँ किसे जाता है। तो यहाँ तक हमें ये पता लग चुका है कि सिंगुलैरिटीज हमें बताती हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे लॉज उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर ब्रेक हो जाती हैं जहाँ पर ये सिंगुलैरिटी बन रही है। सीधा सा मतलब ये है कि हमें इसके सॉल्यूशन के लिए कोई और बेहतर थियरी या लॉ की जरूरत है, वो भी तब जब वो किसी रियल सॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रही हो। अदरवाइज वो सिंगुलैरिटी रियल नहीं है, वो इल्यूजन भी हो सकती है या फिर उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसीलिए सिंगुलैरिटीज पर जाकर हमारी साइंस इतनी वियर्ड हो जाती है और यही वजह है कि ब्लैक होल के अंदर हमारा विज्ञान काम नहीं करता और हम ब्लैक होल्स को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी दोनों को जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमें थियरी ऑफ एवरीथिंग की जरूरत है और फिलहाल वैज्ञानिक इस थियरी को डेवलप करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक हमने सिंगुलैरिटीज को तो समझ लिया, लेकिन सिंगुलैरिटीज भी कई तरह की होती हैं। श्वार्ज़चाइल्ड के सॉल्यूशन में हमें 2 तरह की सिंगुलैरिटीज देखने को मिली। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखोगे तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के रेडियस को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से भी कम करके 0 तक ले जाते हैं और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो समथिंग अपॉन 0 की ये टर्म सिंगुलैरिटी बन जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर रेडियस 0 पुट किया है तो ये सेंटर में होगी और इसे ट्रू सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। अब सॉल्यूशन की दूसरी टर्म को देखिए, ध्यान रहे कि यहाँ पर पावर -1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन दिस टर्म। अब अगर हम ऑब्जेक्ट के रेडियस को कंप्रेस कर देते हैं और जस्ट उस ऑब्जेक्ट के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बराबर ले आते हैं तो हमें यहाँ पर यानी कि ऑब्जेक्ट के रेडियस को RS के बराबर लिखना होगा। जैसे ही हम ये लिखते हैं तो नीचे वाली टर्म 0 हो जाती है और ये पूरी टर्म 1 अपॉन 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर भी हमें एक सिंगुलैरिटी मिल रही है, यानी कि ये सिंगुलैरिटी हमें सेंटर से कुछ दूरी पर यानी कि श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर मिल रही है। इस सिंगुलैरिटी को कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी कहा जाता है। होप आपको ये दोनों सिंगुलैरिटीज आसानी से समझ आ गई होंगी। आप इस वीडियो को देखते हुए ऑब्जेक्ट की जगह ब्लैक होल्स को भी इमेजिन कर सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सिंगुलैरिटीज इल्यूजन भी हो सकती हैं। जी हाँ, सिंगुलैरिटीज हमारे लिए इल्यूजन भी क्रिएट करती हैं। चलिए बताते हैं कैसे। यूजुअली जब हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की तो हम ट्रू सिंगुलैरिटीज की बात करते हैं जो कि ब्लैक होल के सेंटर में पाई जाती है। लेकिन दूसरी सिंगुलैरिटी पर गौर कीजिए जो ब्लैक होल के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर पाई जाती है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी। अब ये सिंगुलैरिटी तो श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर ही पाई जाती है, लेकिन क्या हो अगर ब्लैक होल का साइज और छोटा हो जाए, यानी कि अगर ब्लैक होल का रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से छोटा हो जाए तो उस केस में सिंगुलैरिटी तो ब्लैक होल से बाहर लाई करेगी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ब्लैक होल से बाहर कैसे हो सकती है? इसीलिए वैज्ञानिक इस सिंगुलैरिटी को इल्यूजन मानते हैं और ये सिंगुलैरिटी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने पर एलिमिनेट भी हो सकती है। हालांकि वो हायर लेवल की फिजिक्स हो जाएगी तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 2 और टाइप की सिंगुलैरिटीज भी मिल जाती हैं। पहली वो सिंगुलैरिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकलिटी के भीतर ही रहती है और दूसरी वो सिंगुलैरिटी जो ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकती है। हालांकि हम इन्हें रियल और इल्यूजन सिंगुलैरिटीज या फिर ट्रू और इल्यूजन सिंगुलैरिटीज भी कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सिंगुलैरिटीज के बारे में अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। ब्लैक होल्स की टर्म्स में अगर हम सिंगुलैरिटीज के मायने देखें तो वो है इनफाइनाइट डेंसिटी और वो भी 0 वॉल्यूम में। अगर हम ट्रू सिंगुलैरिटीज की बात करें तो ट्रू सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर में होती है और ब्लैक होल के अराउंड एक इवेंट होराइजन होता है जो कि यूजुअली श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर होता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इवेंट होराइजन ट्रू सिंगुलैरिटी को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी आउटसाइड ऑब्जर्वर उस सिंगुलैरिटी को नहीं देख सकता अनलेस और अनटिल वो उस इवेंट होराइजन को पार नहीं कर जाता। और अगर कोई ऑब्जर्वर या कोई भी चीज उस सिंगुलैरिटी को देखने के लिए इवेंट होराइजन को पार करती है तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। बहुत बड़े अरसे तक फिजिसिस्ट ये सोचते रहे थे कि आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी में सारी सिंगुलैरिटीज ही इवेंट होराइजन से ढकी होती हैं और इस कॉन्सेप्ट को कॉस्मिक सेंसरशिप हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो सिंगुलैरिटीज को दिखाई देने से रोकती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों को कंप्यूटर सिमुलेशन और थ्योरेटिकल वर्क के आधार पर कुछ ऐसी सिंगुलैरिटीज के ट्रेसेस भी मिले जो छिपी हुई नहीं होंगी। इन सिंगुलैरिटीज को एक्सपोज्ड या फिर नेकेड सिंगुलैरिटीज भी कहा जाता है।
नेकेड सिंगुलैरिटी भी दूसरी ट्रू सिंगुलैरिटीज की ही तरह होगी, लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ इवेंट होराइजन का। इवेंट होराइजन नाम की दीवार जो हमें ट्रू सिंगुलैरिटी को देखने से रोकती है, यही इवेंट होराइजन नेकेड सिंगुलैरिटी में नहीं होगा, यानी कि इन सिंगुलैरिटीज को देखा जा सकेगा। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि जैसे बिना इवेंट होराइजन के ब्लैक होल का होना, ये इम्पॉसिबल तो लगता है, लेकिन हमारा विज्ञान तो यही कहता है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक भी इस पर एक मत नहीं है। ये लंबे समय से डिबेट का मुद्दा रहा है। डिबेट का विषय जो भी रहा हो, लेकिन हमने यहाँ पर हिडन सिंगुलैरिटी और नेकेड सिंगुलैरिटी के दो कॉन्सेप्ट और सीख लिए। ब्लैक होल्स के अलावा एक और जगह पर हमें सिंगुलैरिटी देखने को मिलती है, और वो है बिग बैंग के दौरान। याद रहे कि सिंगुलैरिटी का मतलब है किसी खास जगह पर एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर हमारे विज्ञान का सामर्थ्य खत्म हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परिस्थितियाँ, वो जगह गलत हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें उन सिंगुलैरिटीज को समझने के लिए जो विज्ञान चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। उन्हें समझने के लिए हमें अपने विज्ञान को और बेहतर करना होगा। बिग बैंग थियरी, जो कि जनरल रिलेटिविटी को सही मानकर ये प्रिडिक्ट करती है कि समय में पीछे 13.7 बिलियन साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से फैलना शुरू हुआ। वो पॉइंट इनफाइनाइटली स्मॉल था, यानी कि वो पॉइंट अपने आप में ही एक सिंगुलैरिटी था। इसी को बिग बैंग सिंगुलैरिटी कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कंक्लूजन उन्हें कहीं पर भी नहीं लेकर जा सकता। ये कंक्लूजन सिर्फ एक सिंगुलैरिटी पर आकर खत्म हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इससे आगे हमारा विज्ञान अब काम नहीं करेगा। और इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि विज्ञान को नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये सब कुछ सिंगुलैरिटी की वजह से ही है। बिग बैंग में सिंगुलैरिटी का आना ये बताता है कि बिग बैंग थियरी अभी पूरी नहीं हुई है और इसे अभी अपडेट किया जाएगा। हालांकि बिग बैंग सिंगुलैरिटी को रिजॉल्व करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, जैसे कि कैजुअल सेट थ्योरी। इसमें यह होता है कि हम स्पेस टाइम को स्मूथ कंटिन्यूम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि स्पेस टाइम भी एक छोटी से छोटी एंटिटी से बना हुआ है, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और उसे हम स्पेस टाइम एटम कहते हैं। अब इन स्पेस टाइम एटम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, तो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट भी नहीं बन पाएगा, जो कि सिंगुलैरिटी को जन्म दे रहा था। तो इसका मतलब यह है कि कैजुअल सेट थ्योरी के अनुसार सिंगुलैरिटी बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर स्मॉलेस्ट साइज का डायमेंशन एकदम फिक्स है। तो ऐसे में जीरो वॉल्यूम की कल्पना हम कर भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी इस थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई, लेकिन इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है, जिसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मुझे लगता है कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी एक नेकेड सिंगुलैरिटी थी। मैं इस स्टेटमेंट में सही हूँ या गलत? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।